हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। अब आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी फरवरी में होने वाले एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल हमारा कहता है निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है व्हेल का, चूहा का, हाथी का, और ऑप्शन डी में दिया गया है आदमी का। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देख लीजिए। क्वेश्चन 31 कहता है कि सजीव जीवधारियों के द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ, जिसे हम लोग कचरा कहते हैं, उसका उत्सर्जन होता है। तो याद रहे, सजीव जीवधारियों के द्वारा अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, ये सभी के सभी नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 32 कहता है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं और सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल पूछा गया है और आप एग्जाम में पूछ सकता है कि इसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो दोस्तों, रासायनिक दूध की बात करें तो हार्मोन को ही रासायनिक दूध कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखी गई है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 35 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 36 को देखिए। क्वेश्चन 36 कहता है कि विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। आप सभी को बता दें कि विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। इसका ए सही मात्रक वोल्ट होता है और इसे वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो सवाल में हमसे पूछा गया है विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, तो हम आसानी तरीके से बता सकते हैं कि विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, याद रहे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं C+O2 है, तो C+O2 यदि एक दोनों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये CO2 बनता है। तो यहाँ पे C अर्थात कार्बन, O2 अर्थात ऑक्सीजन गैस, ये दोनों को दोनों अभिकारक हो जाएगा और CO2 यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 38 कहता है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन 38 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जितने भी टूथपेस्ट होते हैं वो सभी के सभी अम्लीय होते हैं, इसलिए क्वेश्चन 38 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 39 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन 39 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि कोई भी अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है। अपवाद में ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक नहीं बल्कि सुचालक होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कार्बोक्सी समूह है। तो यहाँ पे कार्बोक्सी समूह की बात करें तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एकल बंधन COOH, जो अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग आम्ल कहते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि एकल बंधन CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा एल्डिहाइड कहते हैं। एकल बंधन COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अम्ल कहते हैं। और एकल बंधन CO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, दोस्तों इसे हम लोग कीटोन कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 41 कहता है कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो आमीटर से किसको मापा जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। याद है, आमीटर यानी ए मीटर के द्वारा धारा का मान मापा जाता है और वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर का मान मापा जाता है।
उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है उस उपकरण को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत मोटर। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि दर्पण सूत्र है, यहाँ पे हमें दर्पण सूत्र बताना होगा। तो याद रहे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही आपका दर्पण सूत्र होते हैं। कई बार एग्जाम पेपर में लेंस क्षेत्र पूछ लिया जाता है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये आपका लेंस सूत्र होता है। यानी प्लस लग जाए तो दर्पण सूत्र बन जाएगा, माइनस लगा देंगे तो लेंस सूत्र बन जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 44 को देखिए कि निकट दृष्टि दोष का निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का जो उपचार है वो अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार करने के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 45 को देख लीजिए कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, पुष्प अर्थात फूल में ही पौधों के जो जनन अंग होते हैं वो पुष्प यानी फूल में पाए जाते हैं। ठीक है जी। और पौधों में पाए जाने वाले नर जनन अंग को हम लोग पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। मादा जनन अंग को हम लोग स्त्रीकेसर या जयांग कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 46 को देख लीजिए कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी का जो प्रयोग किए थे उसमें कौन से पौधे का उन्होंने चयन किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मोटर के बौने पौधे का चयन किया था, जिसमें स्वपरागण करने के उपरांत 3:1 का अनुपात मिला। एक और सवाल पूछ लिए जाते हैं मेंडल से रिलेटेड कि आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 को देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन 47 कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एक दिशीय में। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशीय में होता है। उसके बाद में कहता है कि ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये भी सवाल पूछा गया था और आपके भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन 48 का सही जवाब ऑप्शन बी याद रखिएगा। वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह को हम लोग ओजोन मंडल कहते हैं, यानी ओजोन परत कहते हैं। वहीं पे ओजोन परत पाया जाता है। एक और सवाल पूछे जाते हैं कि ओजोन परत का अनुसूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा, O3 यानी ओजोन होता है, जिसमें कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन परत किससे पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर बसे तमाम जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद में क्वेश्चन 49 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो याद रखिएगा, लेंस का आवर्धन m बराबर v/u होते हैं। v/u ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 50 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो यहाँ पे नेत्र का अर्थात आँख का रंगीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कर्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात नेत्र का जो रंगीन भाग होता है उसे हम लोग परितारिका कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 51 को देख लीजिए कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन 51 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आप तमाम छात्र छात्राओं को मालूम होगा कि वायुमंडल में नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि आकाश का जो रंग है वो हमें बैगनी देखने के बजाय नीला दिखाई पड़ता है। एक और सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो वैसे स्थिति में लाल हो जाएगा। किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है तो बैगनी हो जाएगा। इसी सवाल को उल्टा पूछ लिया जाए कि किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है तो लाल हो जाएगा। किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बैगनी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 मैट्रिक के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य की जो घटना है वो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद ही हमें दिखाई पड़ने लगती है। आसान शब्दों में कहे तो सूर्य डूबने से 2 मिनट पहले और उगने से 2 मिनट पहले लाल दिखाई पड़ने का क्या रीजन है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन है।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन तो किसी को नहीं मालूम होगा जी, सबको मालूम होगा। क्योंकि उभयलिंगी जो जंतु है, उभयलिंगी जंतु किसे कहते हैं, तो वैसे जंतु जिसका लिंग हमें मालूम नहीं चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ऐसे तमाम जंतुओं को हम लोग उभयलिंगी जंतु कहते हैं। अब भाई साहब केचुआ को देखिएगा ना, तो केचुआ को आप देख कर नहीं बता सकते हैं कि ये स्त्री होगा या पुरुष होगा। मेढक को देख कर आप बता सकते हैं, मछली को देख कर बता सकते हैं, आप कछुआ को देखकर बता सकते हैं। क्योंकि इसमें लिंग, इसमें जो ऐसा, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों अलग अलग होता है, जिसे वैज्ञानिकों ने शोध करके बता दिया है कि नर मछली है, नर मेढक है या नर कछुआ है। लेकिन केचुआ को आप देख कर नहीं बता सकते कि नर है या मादा है, इसलिए ये उभयलिंगी जंतु कहलाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन एक अवशेषी अंग है। तो यहाँ पे अवशेषी अंगों की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अपेंडिक्स जो है यह एक अवशेषी अंग है। अगला सवाल क्वेश्चन 55 को देखिए कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। इनका मेन उद्देश्य था वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो आप आसानी तरीके से बता सकते हैं कि वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा से। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 56 को देखिए, कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन 56 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म हैं ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 57 को देख लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी की जो क्षैतिज कतारें होती है इसे आवर्त कहते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, तो वहीं पे वर्गों की संख्या 18 होती है ना जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 58 को देखिए, कहता है कि लोहे के फ्लाइंग पैन की जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रयुक्त है। तो यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। लोहे की जो फ्राइंग पैन जो होती है ना, इसमें जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाकर उसमें जंग लगने से आसानी तरीके से बचाया जा सकता है। अगला सवाल 59 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 59 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में दिया गया एल यानी एल्युमिनियम को, Na यानी सोडियम को, Mg यानी मैग्नीशियम को, Cu यानी कॉपर को। तो आप एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर ये सभी के सभी आप चाकू से आसानी तरीके से नहीं काट सकते हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सभी के सभी हम लोग चाकू से आसान तरीके से काट सकते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब Na यानी सोडियम हो जाएगा। अगला सवाल, आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है। उम्मीद है इसका आंसर भी आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को मालूम होगा कि आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होता है। उसके बाद में हार्मोन की कमी से इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। और HIV वायरस के द्वारा, HIV जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, इसके द्वारा एड्स रोग होता है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है आज हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन 30 से लेकर 60 तक के सही प्रश्न आप सभी को याद हो गए होंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो यार वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही 10वीं कक्षा का आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।